Hello, dear students. I, Akash Mehta, on the behalf of PW, welcome you all into this session, जहां पे हम रियल टेस्ट सीरीज का जेई के बच्चे 11th, 12th और ड्रॉपर के जो बच्चों ने रियल टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 1 दिया होगा 26 ऑफ जुलाई को, जिन बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, दिस इज द एनालिसिस वीडियो फॉर दैट पेपर। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपको इस पेपर को कैसे डील करना था। आपने अटेम्प्ट किया होगा ऑलरेडी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस पेपर, तो वो जो सारी चीजें आपने वहां पे फेस करी, कैसे उसको बिल्ड करना था अपनी स्ट्रेटजी को, कैसे अटेम्प्ट का ऑर्डर रखना था, वो सारा हम चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आपको इस वीडियो के थ्रू क्या क्या की टेकअवेज हैं, इस वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है, तो अल्टीमेटली दिस इज द एनालिसिस वीडियो दैट वी ऑलरेडी नो। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी इस पेपर को करने के लिए, क्या होनी चाहिए थी वहां पे, या आगे आप क्या चेंजेस कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के तहत, और व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर, 11th हो, 12th हो या ड्रॉपर हो, उन बच्चों के लिए क्या की टेक अवेज थे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट वाइज हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट द फैकल्टीज हियर, जिन्होंने इस पेपर को बनाया है या जिनकी गाइडेंस में ये पेपर बना है। हेलो बच्चों। तो सौरभ सर हमारे साथ हैं, इनकी गाइडेंस के अंदर और इनके थ्रू केमिस्ट्री का पेपर बना है, और सुरेंद्र सर जिनकी गाइडेंस के अंदर टीम ने मैथ्स का पेपर फैब्रिकेट किया। ओके, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फिजिक्स जो है आकाश सर ने बनाया। फिजिक्स के लिए अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज हो तो आई एम द पर्सन हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो और ये जो सेशन है ना, इसमें आपको ये भी सीखना है कि फ्यूचर में जो आप आरटीएस देने वाले हैं उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। उससे कुछ सीखोगे, कुछ मिलेगा, आगे चल के आपको फायदा होगा उसका। एग्जैक्टली। तो अपन शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट विद फिजिक्स हियर। तो एज आई सेड दैट आई एम द पर्सन हु यू कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, आई मीन पेपर टफ लगा हो जो भी है, तो आई एम द पर्सन हियर। ओके, तो फिजिक्स से शुरू करते हैं पहले। तो फिजिक्स में क्लास 11th में जो सिलेबस था दैट वाज बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, दैट यू ऑलरेडी नो। और ट्राई किया गया था कि एक यूनिफॉर्म सी डिस्ट्रीब्यूशन रखी जाए, मैथमेटिकल टूल्स और मेजरमेंट्स जो टॉपिक है उसके थ्रू ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल से भी आए हैं और काफी सारे क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर है, एरर एंड मेजरमेंट्स जो है, उससे भी काफी क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए गए। अच्छा, अब दूसरा चीज ये है कि ये जो 11th क्लास के लिए बच्चों के लिए खासतौर पे बोल रहा हूँ, शायद आप ये जो इनिशियली 2 चैप्टर्स हैं इनको एक ना टेंडेंसी बन जाती है थोड़ा लाइटली लेने की। तो दिस इज फॉर 12th और ड्रॉपर क्लास ऑल्सो, कि जो पेपर था फिजिक्स का इसको थोड़ा पर्पसफुली डिफिकल्ट रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही टेस्ट था और उसमें सिलेबस ऑलरेडी काफी लिमिटेड सिलेबस था। दिस इज अ पार्ट टेस्ट, राइट? तो पार्ट टेस्ट होने की वजह से आपकी तैयारी, आपको एक एक गाइडेंस देने के लिए कि देखो पेपर कैसा भी आ सकता है, इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक, आपको हर तरह के पेपर के लिए वहां पे रेडी रहना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल या एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर नाम सुन के आप ये नहीं बोल सकते कि यार पेपर आसान ही होगा, बिकॉज यही तो इजी तो चैप्टर है, इनमें क्या पूछेगा पूछने वाला फ्रेम कर सकता है थ्रू विद इन दैट चैप्टर ऑल्सो दे कैन फ्रेम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो द पेपर डिफिकल्टी एनालिसिस शोज हियर कि 24% क्वेश्चन जो थे इस पेपर के डिफिकल्ट थे फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग हियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस जो हमारा सिलेबस था, अगेन हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करेगी, यूनिफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। और आप यहां पे देखोगे 28% क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट साइड पे रखे गए थे। अगेन आई एम सेइंग दिस वाज पर्पसफुली डन टू मेक द पेपर, फिजिक्स पेपर इन दिस पेपर ओवरऑल अ लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड, ताकि आपको एहसास हो जाए कि पहला क्वेश्चन ही अगर आपको डिफिकल्ट दिख जाए ना वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देना कि पूरे पेपर में आपको ये जो नीचे लिखा है ना, ये 48% और ये जो साइड में लिखा है 24%, ये जो टोटल मिलके जो 72% आपका हुआ है, ये आपको ढूंढने हैं। इस पे भी एक टाइम जाता है वहां पे। ये जो 28% है ना, ये कई बार हमारा क्या है, ध्यान अपनी तरफ ले जाते हैं, सारा का सारा फोकस इन पे ही चला जाता है कि पेपर शायद टफ ही है। नहीं, ये जो चीजें रहती है ना, ये आपके इनकी माइनिंग करनी होती है, इनको ढूंढना होता है ये क्वेश्चंस कहां पे हैं, ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट होने चाहिए। तो अगेन डिफिकल्ट जो पेपर होते हैं वो शायद हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बेटर बनाने में भी हेल्प करते हैं थोड़ा सा। एंड एज आई सेड कि 11th और 12th एंड ड्रॉपर 2,
तो ड्रॉपर में आप देखोगे, ड्रॉपर में तो 32% डिफिकल्ट सेक्शन है, अगेन 48% और 20% क्वेश्चन मीडियम और इजियर साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक थे दैट वाज मैथमेटिकल, अपना मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। तो 12th के बच्चों के लिए इन चैप्टर्स में से डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन रखे गए। इसका पर्पस ये था कि 12th के बच्चे ऑलरेडी 11th और 12th आप एक बार करके आ रहे हो, आपको आइडिया है इन इन चैप्टर्स का, बहुत ही शुरू के चैप्टर्स हैं ये, आपको इन चैप्टर्स का अच्छे से आइडिया। तो एक ये कोशिश करी गई थी कि आपको, मतलब एक बार वो हो जाता है ना कि एक बार बच्चे लीनियंट हो जाते हैं कि पेपर के शुरू शुरू के तो टॉपिक हैं, इनकी क्या इतनी सीरियस प्रिपरेशन करनी, क्या ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगेन दिस वाज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू, आई नो इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर फॉर ड्रॉपर क्लास पर्टिकुलरली, आई एम सेइंग। तो अगेन जस्ट टू से कि ऐसा पेपर अगर आपके सामने आ जाता है कभी, तो आपको वहां पे इन क्वेश्चंस को ढूंढना है एक तो, और दूसरा आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, बिकॉज दिस पेपर आई कैन से कि आपको, अगर मैं एलोकेट करूं फिजिक्स को 1 आवर उस पेपर में, है ना, तो 1 आवर में शायद ये पेपर कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगेन अगर ऐसा है तो ऐसे पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको 100% स्कोर पे ही एक मतलब प्रॉपर रैंक मिलेगा। बहुत लो मार्क्स पे भी अच्छे रैंक आते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट डिफिकल्ट पेपर में ज्यादा स्कोर करने की स्ट्रेटजी आपको वहीं पे पेपर ही सिखाएगा कि डिफिकल्ट पेपर जब सामने आ जाएगा तो ये जो इजियर साइड है मार्क्स वो कैसे सिक्योर करने हैं। ठीक है, तो दिस वाज फॉर ड्रॉपर क्लास स्टूडेंट्स। तो नाउ लेट अस सी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर देयर इन द पेपर। तो ये 11th क्लास में ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसमें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई क्या यूनिट एंड मेजरमेंट है आसान सा चैप्टर लगता है ना। यहां पे तो फिर भी ये वैल्यूज दे दी गई हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये आपको पकड़ा दी गई है। हो सकता है कि पेपर सेटर और डिफिकल्ट करने के लिए इनकी वैल्यू भी ना दे, आपको इन चीजों का पता हो, लाइट ईयर आपको निकालना पड़ जाए वैल्यूज की, कैलकुलेशन इनकी भी करनी पड़ जाए, तो एक आसान से चैप्टर से भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है, राइट। देन दिस क्वेश्चन इज हियर। अब इसमें क्या है, मेजर अपना डायमेंशंस का क्वेश्चन है, और पी के टर्म्स में, ये जो पी वेरिएबल है इसके टर्म में सारी ऑप्शन डिराइव करनी है। तो उस फॉर्म में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, पी की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, उसके टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा वेराइटी हो जाती है उस क्वेश्चन की। मूविंग ऑन टू 12th क्लास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आई वुड से दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, ठीक, और पर्पसफुली इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पे रखा गया था, ये पहला क्वेश्चन था पेपर का, जस्ट टू गिव यू अ आई मीन आइडिया कि पहला ही क्वेश्चन अगर टफ आ जाए कभी तो हालत कैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ठीक है, ये तो जेई का डिस्कशन है, नीट के पेपर में अगर आपको पता हो तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर आया था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर फ्यू ऑफ द कोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन देयर, और बच्चों के लिए उस पेपर को अटेम्प्ट करना इतना मुश्किल हो गया था बिकॉज दे वर गोइंग इनटू द एग्जाम विद द माइंडसेट कि भैया फुल स्कोर करना होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको शायद वैसी फील दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा फर्दर पुश किया गया है, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पी डॉट ई से, तो पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से, उस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, दैट दिस इज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट। ठीक, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट। देन ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि सेपरेशन एक्स की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है और ये 1/n की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखता है कि जो फोर्सेस होती हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन 1 आई मीन प्रोपोर्शनल टू रिवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो कई बार ये माइंड में कब करके चले जाते हैं और सारी चीजों में उनको n की वैल्यू यहाँ पे 2 दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है यार, इसको डिराइव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है, हेरोडोव का एक क्वेश्चन लिया गया था जिसको चेंज किया हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो दिस इज द एनालिसिस दैट गोज बिहाइंड दीज क्वेश्चंस जब हम ये क्वेश्चन बना रहे होते हैं। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू कि पेपर सेटर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है कि पेपर में जाके एक तो स्ट्रेटजी होती है जो मुझे घर पे बनानी है ना, और एक स्ट्रेटजी होती है जो पेपर देख के बनेगी। तो ये वो वाले पेपर्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू ड्रॉपर पार्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ये उन बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहा होगा जिन्होंने शायद ये मन में बिठा लिया है कि
मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल। अगर आपने सीधा सीधा इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना शुरू किया, आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर पाओगे। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है किसी चीज को, आई मीन ऐसे रट नहीं लेना कि यही चीज होती है, लॉजिक उसके पीछे के समझ आने चाहिए। इसमें आपको प्रॉपर मतलब समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है एंगल की जिसके ऊपर मैक्सिमम बनेगा रेंज का। ठीक, मतलब डिराइव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। नाउ दिस क्वेश्चन इज हियर इन दिस एनालिसिस जस्ट टू शो यू कि क्वेश्चन हो सकता है देखने में सॉल्व करने में लंबा लगे, बट जब भी टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कोई ऐसी ऑप्शन पकड़ लिया करो जिसमें एक ऑप्शन सॉल्व करने पे आपका क्वेश्चन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप सी एंट्री देखोगे, दिस सी इज मैच्ड विद एवरी डिफरेंट एंट्री इन डिफरेंट ऑप्शन पी क्यू आर एस, है ना। तो अगर आप सिर्फ सी को ही सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सारा पेपर सॉल्व नहीं करना पड़ता, सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ऑप्शंस देख के कैसे आंसर निकाले जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे सिर्फ लिमिटेड कैलकुलेशन में अपना सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी आप। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू द एनालिसिस पार्ट के कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पहले अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे। तो फॉर 11th क्लास दीज क्वेश्चंस दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, दिस फर्स्ट पार्ट shows you these are the questions which were to be attempted first। अगर आप इनको आइडेंटिफाई जल्दी से जल्दी करते, आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई वुड से, आई मीन बोलने में आसान होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते, बट उसमें टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस है उसकी भी एक। तो ये जो क्वेश्चंस है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ढूंढने की कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट किया जाए। या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि दिल लगा के बैठ के भैया तो सॉल्व करके जाएंगे आज, भाई तुम वही क्वेश्चन फिर सॉल्व करते रहोगे, बाकी तो पेपर निकल गया। ठीक, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है जिनमें से हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही ड्रॉप करने पड़े, बाद में देखेंगे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैं नहीं बोलता कि आसान होते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आर दोस जो जिसको आपको पढ़ के सॉल्व करना पड़े, है ना। एंड दीज आर फ्यू ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस जहां पे हो सकता है कुछ हेर फेर उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हो रखा हो, जिसको आपको समझना पड़े उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स इफ यू आर स्कोरिंग 75 प्लस, इट्स अ गुड स्कोर। 25 प्लस आपको इसको टारगेट रखना है कि ये तो यार मिनिमम होना ही चाहिए इस पेपर में मेरा। नाउ मूविंग ऑन टू 12th क्लास, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए थे। दीज वर द कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस जिनमें से आपको क्वेश्चन ड्रॉप करने पड़ सकते थे अगर टाइम बचाना था। theoretical questions were there and few of the questions were trickier questions जहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एज आई सेड 12th का थोड़ा टफ भी था, तो 70 प्लस इफ यू आर स्कोरिंग इट्स अ गुड स्कोर एंड 25 प्लस अगेन टारगेट ये होना चाहिए। ड्रॉपर के बच्चों के लिए अटेम्प्ट फर्स्ट थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे कम देखेगा, छोटा देखेगा। एज आई सेड ड्रॉपर का पेपर वाज अ डिफिकल्ट पेपर, काफी सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, पेपर वाज लेंथी, प्योर ऑफ द क्वेश्चंस ओनली वर थियोरेटिकल, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे दोज वर ट्रिकियर टू, राइट। और 12th क्लास ड्रॉपर क्लास के लिए जहां पे आपको दिख भी रहा होगा 60, आई वुड से आई मीन अच्छी तैयारी जा रही है आपकी अगर आपका 60 प्लस स्कोर इसमें है, क्योंकि पेपर लेंथी था, पेपर डिफिकल्ट था, पेपर की कैलकुलेशन भी लंबी थी क्वेश्चंस की। तो अगेन 60 प्लस इज अ गुड स्कोर, और 20 प्लस तो आपको टारगेट करना ही चाहिए था। So this is the thing. This was the analysis for the physics paper. Now I would invite Saurabh sir to share with you for his knowledge about chemistry part. थैंक यू सर। तो बच्चों मैं सौरभ शर्मा डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ केमिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड से देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिया हुआ है। 8 क्वेश्चन जो है हमने मोल कॉन्सेप्ट से पूछे थे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इस पेपर का वो था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें से हमने 10 क्वेश्चन अराउंड जो है स्टोइशियोमेट्री से पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं हमने कंसंट्रेशन टर्म से, और 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो जो हमारा जो पेपर है ये इजी टू थोड़ा मॉडरेट साइड ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने 40% जो क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़ी ईजियर साइड से पूछे हैं, और 44% जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हमने थोड़े मीडियम लेवल से पूछे हैं। रिमेनिंग 60% जो है हमारे वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल था केमिस्ट्री पार्ट का वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। ये मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास का ये जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको शो कर रहा है कि इसमें हमने 8 क्वेश्चन के अराउंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछे हैं, 5 क्वेश्चन के अराउंड हमने पूछे हैं वेपर प्रेशर से, 4 क्वेश्चन पूछे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से, और 4 क्वेश्चन पूछे हमने एजोट्रोप या फिर हेनरी लॉ से।
और रिमेनिंग हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट से। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करता हूँ 12th क्लास के लिए, तो ये पेपर भी हमारा थोड़ा इजी टू मीडियम साइड ही रखा गया है। इसमें हमने 44% जो है मीडियम लेवल के पूछे हैं और जो हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अराउंड 20% के अराउंड है। अगर ड्रॉपर की बात करें तो ड्रॉपर का जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड रखा गया है, क्योंकि ड्रॉपर में क्या है, जो बच्चे हैं वो थोड़े 12th पास होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पेपर को जो है करने का। तो इस वैसे हमने पेपर में जो है 32% के अराउंड जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें जो हमारा सिलेबस था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन एंड मोल कंसेप्ट था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमने मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स को मिलाकर पूछे गए हैं। साथ ही हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन के स्निपेट्स भी लेके आए हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली 202.0 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट के 202 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए KCl के कितने ग्राम लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको रिवर्स जाना है। ये बैलेंस रिएक्शन को देख के आपको लग रहा होगा कि जितने मोल्स KNO3 के बन रहे हैं उतने ही मोल KCl के यूज हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, KNO3 के मोल्स निकाल लेंगे, उतने ही मोल्स हमारे KCl के होंगे और उस बाद में उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम उसका रिक्वायर्ड मास निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, आपको कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, तो कार्बन की परसेंटेज से पहले आपको क्या करना है, उसके मोल्स निकालने हैं और कार्बन के जितने मोल्स होंगे उसके 1/6 आपके मोल हो जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। तो उसके बाद मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को आप आगे इजिली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन लिया गया है। नॉर्मली हम ऑस्मोटिक प्रेशर के जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में। तो पहले हमें क्या करना है कि इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें यूनिट का। तो मोल को हमें पहले ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने हेनरी लॉ से पूछा हुआ है। तो इसमें सिंपल आपको हेनरी लॉ यूज करना है और आपको जो है मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। ये आपका जो है थोड़ा मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है क्या, कि आपको मोलर मास मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन का समेशन लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मिक्सचर होगा गैसेस मिक्सचर, उसका आप जो है मोलर मास निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम सेकंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और कॉलम सेकंड को आपको फिर कॉलम फर्स्ट से मैच करना पड़ेगा। तो रिवर्स वे में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने में काफी लेंथी लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। एक बार आपने हर एक जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, हर एक ऑप्शन में आपको जो है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इसके अंदर जो टास्क है वो बस यही है कि आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। उसके बाद हम एनालिसिस की बात करते हैं। तो कुछ हमारे जो क्वेश्चन है जो हमने देखा था स्टार्टिंग के डिफिकल्टी लेवल के अंदर, कुछ इजी और मीडियम थे, तो वो क्वेश्चन हमको फिल्टर करने हैं। तो हमें पहले क्या है, जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं को हमें पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगने वाला है और ज़्यादा हमारे क्वेश्चन कम टाइम में हो सकते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, तो दीज आर द क्वेश्चन दैट शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट। इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन भी हैं। जो क्वेश्चन तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशन होने की वजह से उनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उनको आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। साथ ही हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि आपको थोड़ा पढ़ के ही सोल्व कर सकते हो। कुछ डेफिनेशन बेस्ड हैं, कुछ थोड़े से मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमने 2 से 3 ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश की है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर स्कोर की बात करें, क्योंकि हमारा पेपर जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल था, तो कम से कम आपको 35 प्लस तो इसके अंदर स्कोर केमिस्ट्री पार्ट में तो स्पेशली होना ही चाहिए। मैक्स आप 80 प्लस या फिर उससे आप ऊपर जो आपको होगा वो आपका गुड स्कोर हो सकता है। 12th भी हमारा जो है थोड़ा सा इजी टू मीडियम लेवल ही था। उसमें भी आपने क्या करना है कि जो ये दीज आर द क्वेश्चन दैट शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, और कुछ हमारे इसके अंदर कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो मतलब हमने पेपर को ओवरऑल बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि इसमें हर तरह का क्वेश्चन जो होना चाहिए। 12th का भी हमारा पेपर जो है थोड़ा सा इजी टू मीडियम लेवल ही था, तो उसमें भी कम से कम आपके 35 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं हम ड्रॉपर की। तो ड्रॉपर में भी आपको जो है हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको कैलकुलेशन इंटेंसिव भी मिलेंगे, और कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे जिनको आपको स्टार्टिंग में करना है, ठीक है, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, लेकिन जो है फिर भी आपको पता है केमिस्ट्री में आपको जो है बाकी मैथ या फिजिक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो केमिस्ट्री को हम एक गुड स्कोरिंग भी मान सकते हैं कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो केमिस्ट्री में तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने ही चाहिए। तो मिनिमम कम से कम इस पेपर के अंदर भी आपको 35 स्कोर तो करना ही चाहिए, ठीक है। अभी जो है आई वुड लाइक टू इनवाइट सुरेंद्र सर टू डिस्कस द मैथ पार्ट ऑफ दिस पेपर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, अब मैथ्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तीनों सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं मिलके पेपर बनाते हैं। तो कोई पोर्शन जैसा कि जेई मेन में भी होता है, कभी कोई फिजिक्स का पेपर टफ आता है, कभी केमिस्ट्री का आसान आता है, यूजुअली तो यही होता है, और मैथ्स का थोड़ा बीच में ही रहता है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेपर को डिजाइन किया जाता है, एक एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अभी अपन मैथ्स में देखने वाले हैं, तो 11th क्लास की बात करूँ तो बेसिक मैथ्स इसमें जो टॉपिक था अपना, तो अभी आप देखेंगे कि पहले ही रियल टेस्ट है, तो ज़्यादा टॉपिक तो पूछे नहीं गए इसमें, एक एक टॉपिक दो दो टॉपिक पूछे गए हैं। तो बेसिक मैथ्स में इटसेल्फ 3-4 टॉपिक जो होते हैं, मॉडुलस, लॉगरिथम, आइडेंटिटीज, और इन सबको मिक्स करते हुए क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए आपसे पूछने के लिए। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें अपन तो देखेंगे 24% हार्ड है। तो आपको ये हार्ड पे बाद में फोकस करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है ये इजी और मीडियम पे। तो आप देखेंगे इन दोनों का पोर्शन मिला दें तो ये ही काफ़ी अच्छा हो जाता है, और आप इतना भी कर लेते हैं तो मैं बता सकता हूँ आपको 98-99 परसेंटाइल प्लस आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स थे आपके, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रहे। उसका आपका बार चार्ट देख सकते हैं, किस टॉपिक से किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, क्लास 12th का देख लेते हैं। तो आपका इसमें जैसे एक ही टॉपिक था डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जितना पॉसिबल है अपन ने सारे सब टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से फ्रेम किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी डिफिकल्टी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीडियम प्लस ही मानूंगा इसको मैं, क्योंकि इजियर साइड है 44%, 28% मीडियम क्वेश्चन है। आपको ये पहले अटेम्प्ट करने हैं और इसकी तरफ बाद में जाना है, लेकिन इसको पिक करने के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से अपन को फिलहाल के लिए छोड़ना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इजी वाले ढूंढना है। ये थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा जैसे जैसे आप पेपर में आगे बढ़ते जाएंगे। रियल टेस्ट 1 था, अब रियल टेस्ट 2 की तैयारी करेंगे, तो आप इधर देखेंगे कि इसमें क्या इस सेशन में क्या सीखने को मिला है, वो अप्लाई करना है आपको। तो इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से मेजर क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में मेजर तो उसकी प्रॉपर्टीज ही होती हैं, तो उससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछने की कोशिश की गई है। और उसमें जैसे थोड़ा बहुत 11th का पोर्शन है, एक क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स की गई थी हल्की सी, और एक दो जगह परम्यूटेशन मिक्स किया गया था, जो 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब क्लास 13 ड्रॉपर के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि आप लोग 11th-12th अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, सारे टॉपिक से गो थ्रू हो चुके हैं, तो आपको आइडिया है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का लेवल कितना जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें 2 चैप्टर आपसे पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बेसिक मैथ्स। तो क्वाड्रेटिक के साथ बेसिक मैथ्स के जो सब टॉपिक हैं और क्वाड्रेटिक के सब टॉपिक हैं, उनको मिक्स करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करके आपके सामने दिए गए हैं। आपने पेपर किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, इजी भी थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे फर्स्ट रन में, और जैसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे तो आपको उस टाइम के लिए उसे स्किप करना है। ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको बनेगा नहीं, बन जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, कुछ में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, वो सब एनालिसिस आगे और देखते हैं अपन। अब मैं 11th क्लास पे फिर से आता हूँ, और 11th क्लास में देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसमें आपको मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो पहले इस इनइक्वालिटी को, लॉगरिथम इनइक्वालिटी को सोल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल के उनका सम निकालना था, ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन, वो भी इंटीग्रल वैल्यूज का। और फिर ये मॉडुलस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना, फिर इसके सॉल्यूशन का सम दैट इज लैम्डा, और इसके
वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बोला है म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा माइनस म्यू, यानी कि आपको ये दोनों लॉग का भी आइडिया मिल गया, इसमें मॉडुलस का भी आइडिया मिल गया, है ना। तो ये क्वेश्चन करने में मैं बताता हूँ, इसमें कम से कम 2-3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। आगे चलते हैं, इसमें भी एक लॉग की इक्वेशन है, मॉडुलस की इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करते हुए L1 L2 की वैल्यू निकाल के फिर L1 L2 के पावर्स के लिए पूछा गया है आपसे। तो इंटीजर टाइप था ये क्वेश्चन। बेसिक में लॉग मॉडुलस मेजरली यही होते हैं, इनकी इनइक्वालिटीज होते हैं, ग्राफ होते हैं हल्के फुल्के। अच्छा, आप 12th में बात करते हैं, तो 12th क्लास में डिटर्मिनेंट टॉपिक था, तो एक क्वेश्चन मैं ये लेके आया हूँ, इसे देखकर क्या पढ़ने में ही काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं, है ना, और थोड़ा सा बेसिक का भी यूज किया है, डिविजिबिलिटी का भी यूज किया है, तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और डिविजिबिलिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लग जाए, रिकॉल करने में भी टाइम लगता है ना, बाकी पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आता है तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सॉल्वेबल है। अच्छा, ये एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, इसमें वही है, सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका यूज करके डिटर्मिनेंट फॉर्म करके उसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं, क्या क्या आ सकती है, उनका सम पूछा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एम, एम जो सेट बनेगा आपका, एम बी द सेट ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट, तो सेट के अंदर डिटर्मिनेंट होंगे, उन डिटर्मिनेंट में एलिमेंट इस सेट से यूज करने हैं, उन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी, उन वैल्यूज का सम करना है। तो ना थोड़ा सा लेंदी है सवाल, सोचने वाला है सवाल, टाइम टेकिंग है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं, अगर उस वक्त क्लिक नहीं कर रहा है तो इसे लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब तरह के क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे आपको, इजी भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, कैलकुलेशन वाले भी मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं अगर आपका एकदम प्रॉपर्टी स्ट्राइक कर गई दिमाग में तो देखते ही सॉल्व हो जाए, ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलिए अब ड्रॉपर में बात कर लेते हैं। तो ड्रॉपर में लॉग की इनइक्वालिटी चूंकि क्वाड्रेटिक था और बेसिक था सिलेबस में, तो लॉग की इनइक्वालिटी से ये बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है। आपको दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को सोचना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ी में करेंगे तो सही आंसर नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ठंडे दिमाग के साथ में आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन लेने में भी टाइम लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगी, वहां गड़बड़ हो सकती है, कुछ बच्चों से हुई भी होगी। एक क्वेश्चन ये है आपका, तो ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबका इसमें बढ़िया सा मिक्सचर करके बढ़िया सा क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के आपके सामने रखा गया है, जिससे आप इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज करें। तो डिविजिबिलिटी, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अपन ये देखना चाह रहे हैं अब कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन्हें आप शुरुआत में अटेम्प्ट, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर सकते थे। तो वैसे तो आप पेपर दे ही चुके हैं, लेकिन इस सेशन से आपको जो सीखने मिलेगा उसे फ्यूचर में जो रियल टेस्ट 2, 3, 4 जो आगे आप देंगे उसमें अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन पिक करने थे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, क्योंकि ये कम एफर्ट के साथ हो जाते, कम कैलकुलेशन थी, इजीली क्लिक हो जाते तो आप कर लेते। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट ये रही आपके सामने, है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये क्वेश्चन भी मैं कुछ एक क्वेश्चन इसमें इजीली कर लेता, तो वो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, ये जो 11th क्लास में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन की लिस्ट लेके आया हूँ, आप इनको दोबारा से देखना तो आपको पता लगेगा कि भाई इसमें कुछ स्पेशल बात थी, कुछ ट्रिक भी थी इसमें। अगर वो अप्लाई करेंगे, वो क्लिक करेगी तो होंगे, और अगर वो क्लिक नहीं करेगी तो नहीं होंगे सवाल। फिर आपको बस घर पे जाके दोबारा अटेम्प्ट करना, उस विद इन टाइम में क्लिक करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें स्कोर की बात कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा अगर 70 या 70 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपका बहुत शानदार स्कोर है इसमें क्लास 11th में, और 25 प्लस तो आने चाहिए, जैसा कि आपने तैयारी करके आए हैं इतने, मतलब 25 प्लस का मतलब 6-7 क्वेश्चन तो बहुत इजीली आपको कर लेने चाहिए थे, तो इतने मार्क्स तो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है। 12th में देख लेते हैं। तो 12th में ये क्वेश्चंस की लिस्ट है जिनको आप पहले अटेम्प्ट करना था, जिसको देख के आपको क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है, इजीली सॉल्वेबल है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम है।
दूसरी लिस्ट जो आई है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, या ये कहें कि भाई कैलकुलेशन इंटेंसिव है ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो ये आपको बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए। और कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें से जो मैं स्निपेट लेके आया था उसमें से भी एक क्वेश्चन है इसमें, जिसमें ट्रिकी का मतलब ये है कि भाई आपको पहले पढ़ने में ही टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, फिर उसमें क्या ट्रिक इन्वॉल्व है, कैसे वो सॉल्व होगा, वो क्लिक कर जाए दिमाग में, इसके लिए सोचना पड़ेगा काफ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास 12th में मार्क्स की बात करें तो इसमें 75 या 75 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये मान लो आप 99.5 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओगे इतने मार्क्स पे, अगर ये एक्चुअल रियल जेई मेन का एग्जाम से कंपेयर किया जाए तो। और कम से कम यार 25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए, है ना। इतने इससे कम आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने तैयारी अच्छे से बिल्कुल नहीं की, मतलब बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप बिना तैयारी के आ गए एग्जाम देने के लिए, तो इतने 30-40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। आगे चलते हैं। अब ड्रॉपर क्लास के लिए देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं। अब ड्रॉपर क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऊपर वाली लिस्ट में अटेम्प्टेड फर्स्ट लिस्ट में इसलिए भी रख दिए हैं ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि भाई ड्रॉपर को काफ़ी एक्सपीरियंस है पेपर देने का, क्वेश्चंस करने का। 12th और ड्रॉपर को एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, या कैलकुलेशन को भी शॉर्टली कैसे करना है वो सब आता है उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरे रो में जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सेकेंडरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको, कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी इनमें, या इसमें कम से कम 2 या 3 कॉन्सेप्ट होंगे हर क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली 2-3 कॉन्सेप्ट होंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट का सवाल को सॉल्व करने में इटसेल्फ टाइम तो लगता ही है। ठीक है, अच्छा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, है ना, तो इनके लिए ट्रिक क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, तो ये इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज वही टाइम लगेगा, फिर आपको घर पे करने पड़ेंगे ये सवाल। अब आप दोबारा से देखना पेपर में ये सवाल कौन से थे। ठीक है, अच्छा स्कोर की बात करूं तो 70 या 70 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगा 99.5 परसेंटाइल से प्लस ही आएगा आपका। इस टाइप का पेपर अगर जेई मेन के रियल पेपर से बात की जाए, उससे कंपेयर किया जाए तो, और 25-30 मार्क्स 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए भाई, है ना। आपकी पूरी तैयारी है, आपने 11th-12th पूरा कर लिया है, तो इतना मार्क्स तो कम से कम आना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ओवरऑल पूरे पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि ओवरऑल अगर आपके मार्क्स 300 में से 185 185 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो आपको हर पेपर में 60-65 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं, जो कि लेके आएंगे, क्योंकि मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन का को कंबाइंड किया जाए तो ये आराम से आपका हर पेपर में 60-70 मार्क्स आ सकते हैं, है ना। तो 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा इसमें। अगर 155 ला रहे हैं तो 95 प्लस आ जाएगा आपका परसेंटाइल, और 105 आ रहे हैं तो 90 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया दिया है हमने, इसको एक्चुअल एग्जाम से कंपेयर करने के बाद ये निकाला है। अपने पेपर को एक्चुअल रियल जेई मेन के पेपर से कंपेयर करके ये चीज निकाली है आपके लिए। अच्छा 12th क्लास के लिए देख लेते हैं, वही 180 प्लस मार्क्स आते हैं तो 99 परसेंटाइल प्लस आपका आ जाएगा, 150 पर 95 प्लस आ जाएगा, और 100 प्लस पर 90 प्लस आपका परसेंटाइल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉपर के लिए देख लेते हैं भाई, 190 प्लस मार्क्स आते हैं तो 99 परसेंटाइल प्लस आपका आ जाएगा, 160 पर 95 प्लस आ जाएगा, और 110 पर 90 परसेंटाइल प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा। इसको कंपेयर किया गया है रियल जो जेई मेन का एग्जाम होता है उससे, अपना पेपर कंपेयर किया है ड्रॉपर का, उसके बाद ये चीज निकाली गई है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश किया गया है, आप इसको ध्यान रखें। आगे फ्यूचर में जो पेपर देने वाले हैं रियल टेस्ट के, मैं कहूँगा हर पेपर, एक भी पेपर चूकना नहीं चाहिए, हर पेपर को देना है। हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसके बाद जो सेशन है उससे भी सीखना है आपको, और ये अप्लाई करना है। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।